Hello student, I am Shalini Sharma. Today I am starting a new topic, that is DNA denaturation. In the previous lecture I have discussed about the DNA stability और आज हम start करेंगे DNA denaturation. As the name suggests, DNA denaturation. जैसे कि हम अभी तक सारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ते आए कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। और आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम उसमें हमने देखा है कि डीएनए को स्टेबलाइज कैसे करा जाता है, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा था, स्टार्किंग इंटरेक्शन देखे थे। ठीक है, अब हम आज क्या है, डीएनए denaturation. As the name suggests, DNA denaturation. DNA denaturation, denaturation is a process. denaturation एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या, हमारा जो डीएनए होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रिप्लेक्स डीएनए भी पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम क्या करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर देते हैं, इतना उसके पीएच में चेंज करते हैं या उसकी आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट हो जाता है किसमें, टू सिंगल स्ट्रैंड्स में। दैट इज डीएनए डीनेचुरेशन। कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक वो प्रोसेस, डीनेचुरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आपका डीएनए जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये एक क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। एक ब्लू में आपको दिख रहा है, एक रेड में आपको दिख रहा है। एंड जो कि क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मतलब ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो एंटी पैरेलल होता है, दैट मीन्स ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और मैं उसको इतनी हीटिंग प्रोवाइड करूं, मतलब टेम्परेचर दूं या पीएच में चेंज करूं या आयनिक स्ट्रेंथ दूं। ठीक है, मतलब उस तरीके से करना है कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। उसका स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है, ब्रेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द स्टैकिंग इंटरेक्शन। स्टैकिंग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाए। हमें इनको ब्रेक नहीं करना, हमें उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो आपको कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, आपको वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, आपको वो पीएच देना पड़ेगा, जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज डीएनए डीनेचुरेशन। वो प्रोसेस जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट हो जाता है किसमें, टू सिंगल स्ट्रैंड, बिकॉज इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड जब आप उसको क्या करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीटिंग देते हो उसको, तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आपका एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है थाइमिन के साथ। आपका साइटोसिन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ग्वानिन के साथ। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ए फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद टी एंड सी फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विद जी। ठीक है, दीज आर द नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, ठीक, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एज वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पिरिमिडीन। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो दैट इज पूगा, दैट इज जी एंड ए, दैट इज ग्वानिन एंड एडेनिन। जब हम पिरिमिडीन की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, कट, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है, तो आपका जो डीनेचुरेशन है एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेपरेट हो जाता है दो सिंगल स्ट्रैंड में। और वो कैसे होता है, कि आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जब आप उसको हीटिंग देते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसके जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जिसको हम, ये क्या है, स्टैकिंग इंटरेक्शन, जिसमें हमने वंडरवल इंटरेक्शन, वंडरवल फोर्स पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पढ़ा था, विच इज अ वीकेस्ट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे वीक बॉन्ड होते हैं, जिनको हम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। कौन सा इंटरेक्शन बोलते हैं उनको, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। जो स्टैकिंग इंटरेक्शंस में हमारे दो टाइप के इंटरेक्शंस आते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड वंडरवल आता है। ये क्या होता है, ये एक आपका, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसके जितने भी बॉन्ड्स होते हैं
वो सारे ब्रेक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, स्टैकिंग इंटरेक्शन जो था वो ब्रेक हो गया, बट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन बाय डीनेचुरेशन। जो आपका फॉस्फेट बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन जब दो फॉस्फेट लगे होते हैं, ठीक है, एक आपका क्या हो जाता है, एक आपका 5 प्राइम से लगा है और एक आपका 3 प्राइम से लगा होता है। जब वो 5 प्राइम और 3 प्राइम से लगा होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जब आप उसको टेम्परेचर हीटिंग देते हैं, हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। बट आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक नहीं होता ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस, ठीक है। जब डीनेचुरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, जहां पर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उस टाइम आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता। अब आपको जैसे कि याद होगा, मैंने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जब मैंने आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जब मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। ये हमारी कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, जहां पर ये आपका 1 प्राइम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, हम शुगर के केस में जो नंबरिंग करते हैं वो 1 प्राइम 2 प्राइम करते हैं, क्योंकि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और वहां पर भी हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो जो आपका जो 1 प्राइम से आपका क्या लग जाता है, नाइट्रोजनस बेस लग जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस आपका प्यूरिन हो सकता है, पिरामिडीन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका जो CH2 प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है, फॉस्फेट लगा होता है, उससे क्या लगा रहता है, उससे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, उससे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब जब यहाँ पर इसके साथ ये आपका, यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहाँ पर आपका क्या लग जाए, फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, यहाँ पर क्या लग जाए, आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है, ठीक है। और एक और आपका क्या हो जाए, यहाँ पर आपने CH2, फिर से आपने एक और अपना क्या बना दिया, शुगर आपके के साथ अटैच हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इसी को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। ये आपने, इफ मेरी आपने क्लास नहीं देखी है न्यूक्लिक एसिड की, तो आप न्यूक्लिक एसिड की क्लास मेरी देखें, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, तो ये वाला जब आपका ये एक 3 प्राइम से अटैच हो रहा है और ये आपका 5 प्राइम से अटैच हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। एंड जब डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, उस टाइम पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टैकिंग इंटरेक्शन, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, बट आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन को, मतलब हमारे डीएनए को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वन इज पीएच, अनदर वन इज टेम्परेचर, थर्ड इज आयनिक स्ट्रेंथ, यूरिया, इथेनॉल, डिटर्जेंट, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है, जो आपके डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ब्रेक करने में मतलब सेपरेट करने में, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने में ये क्या करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए डीनेचुरेशन, ठीक है। तो हम यही बोलते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए डीनेचुरेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम, अब जब हमने देखा कि डीएनए डीनेचुरेशन हो रहा था, हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो डीएनए था वो क्या था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। जब मैंने इसको क्या करी, हीटिंग दी, ठीक है, मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया। जब मैंने टेम्परेचर दिया तो इसके जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मान के चले यहाँ A था तो यहाँ T था, यहाँ C था तो यहाँ पर G था। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब आप इसको हीटिंग देते हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका ये जो इसके साथ क्या था, अटैक, इसका पूरा क्या होता है, ये अटैच हो रहा था, जब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, अलग अलग क्या बना लेते हैं, ये इनका ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। बट
जब आप क्या करते हैं, अब आपका अभी तक आपने क्या करा, हाई टेम्परेचर से उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, बट आपको क्या करना है, आप उसको फिर से क्या करना है, रीनेचुरेशन करना है। रीनेचुरेशन इज ऑल्सो नोन एज अ री एनिलिंग। ठीक है, जब हम पीसीआर पढ़ते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, हम उसमें डीनेचुरेशन, एलिनिंग, एक्सटेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या आता है, तो हमने डीनेचुरेशन देखा कि उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। बट जो रीनेचुरेशन होता है, या रीनेचुरेशन इज आल्सो नोन एज अ री एनीलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, री एनीलिंग कहते हैं। ये एक वो प्रोसेस होता है इन विच द सेपरेटेड complementary DNA strand, जो आपका complementary DNA strand ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस, जब डीनेचुरेशन प्रोसेस के टाइम पे आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स होते वो सेपरेट हो गए थे, बट अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको एनीलिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये क्या बन जा रहा है, फिर से वो अपना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये आपका एक नेटिव स्टेट थी, उसकी नेचुरल स्टेट थी जो हेलिकल था। जब आपने उसको हीटिंग दी, ठीक है, जब आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा, तो ये क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं एक वो टेम्परेचर जिसपे आपका डीएनए क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, उसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज अ टीएम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएम, दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर। तो हमने देखा कि हमने जैसे उसको हीटिंग दी, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैंड जो थे वो क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। बट मैंने अब उसको क्या करा, कूलिंग कर दिया। मैंने क्या कर दिया, उसको जो टेम्परेचर दिया था, अब जितना टेम्परेचर मैंने उसको दिया था, अब मैं उसको क्या करने लगे, मैं उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं इसको कूल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक स्पेशल कंडीशंस जो थी, वो जो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि जिससे कि वो क्या हो जाए, फिर से री एनील हो जाए, रीनेचर्ड हो जाए, तो मैंने उसको वो टेम्परेचर, वो कंडीशंस उसको प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेट में आ गया, री नेचुरल स्टेट में आ गया। ठीक है, री नेचुरल स्टेट में वो आ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ री नेचुरेशन और री एनिलिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, री एनिलिंग, या फिर इसको ही हम री नेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसकी मैंने अभी बात करी आपसे। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, नथिंग एल्स, डीएनए डीनेचुरेशन वाला ही प्रोसेस है, बट ये वो मैक्सिमम एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे एट विच हाफ ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड। ठीक है, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था इस तरीके से, अब आपने उसको इतना टेम्परेचर दिया, एक वो टेम्परेचर दे दिया कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे आपका डीएनए क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया। ठीक है, तो आपका वो उस टेम्परेचर को, टेम्परेचर एट विच half of the double stranded DNA is denatured, half of the double stranded DNA is denatured, called the melting temperature, which is also known as TM। ठीक है, एंड जब इस टेम्परेचर पे, मैंने आपको बताया डीएनए डीनेचुरेशन में मैंने आपको ये बताया कि ऑल बॉन्ड्स आर ब्रेक या ब्रोकन ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस एक्सेप्ट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, बट आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो एक आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो आप इतनी टेम्परेचर पे वो ब्रेक नहीं होता। आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होता है, स्टैकिंग, जिसे हम स्टैकिंग इंटरेक्शन कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, बट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो आपका ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। वन इज जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट मतलब गुआनिन साइटोसिन का कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। हाई जीसी कंटेंट, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जितना ज्यादा जीसी कंटेंट प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा अपने डीएनए को ब्रेक कराने के लिए। देन आपका आयनिक स्ट्रेंथ, एंड द थर्ड वन इज पीएच। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जीसी कंटेंट क्या होता है। जीसी कंटेंट द साइटोसिन गुआनिन का जो कंटेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस प्रेजेंट है ए टी सी जी, हमारा डीएनए क्या होता है, इसमें ये सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर टी प्रेजेंट है, इसके साथ ए प्रेजेंट है, इसके साथ जी प्रेजेंट है। तो ये कंटेंट कितना प्रेजेंट है, जीसी कंटेंट जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, उतना ही ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज हायर मेल्टिंग टेम्परेचर। डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास हायर मेल्टिंग टेम्परेचर देना पड़ेगा व्हेन देयर इज अ जीसी कंटेंट इज हाई और जीसी परसेंट इज हाई। ठीक है, एंड द लो टीएम व्हेन देयर 80 कंटेंट या 80% इज हाई। जब 80 कंटेंट जो होगा
वो ज्यादा होगा तो आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा अपने डीएनए को क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए। डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। बट आपका जीसी कंटेंट ज्यादा, एक सीक्वेंस में आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसमें जीसी कंटेंट जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें आपको उतना ही ज्यादा हायर मेल्टिंग टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर एक लिखा है GC% हायर टीएम ड्यू टू द हाई स्टैकिंग इंटरेक्शन। जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा उसका स्टैकिंग इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एंड ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जब स्टैकिंग इंटरेक्शन हाई है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। बट 80 आपका यहीं पर 80 कंटेंट क्या होता, लो होता, 80 कंटेंट हाई होता तो आपको लो टीएम देना पड़ता और उसका जो इंटरेक्शन होता वो भी वीक होता, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते वो भी लेस होते, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, जीसी कंटेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है जब आप जीसी कंटेंट को कैलकुलेट काउंट आउट करेंगे कि कितने नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है जीसी, तो जीसी कंटेंट इफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू 80 तो आपको टेम्परेचर उसका क्या होगा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मेल्टिंग टेम्परेचर, जब हमें सीक्वेंस दे रखा हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी बस हमें ये पढ़ना है कि जीसी कंटेंट क्या है, ठीक है, कैसे क्यों जीसी कंटेंट ज्यादा, इफ जीसी कंटेंट ज्यादा है तो हमें डीएनए जो हमें मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन होता है, स्टैकिंग इंटरेक्शन होता है वो हाई होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हायर नंबर में हो जाते हैं, ग्रेटर नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। फिर आपका आयनिक स्ट्रेंथ आती है। आयनिक स्ट्रेंथ, TM is also depend on the ionic strength of the solution। जो आपका सोल्यूशन है, मान के चले आपके पास डीएनए सोल्यूशन था, ठीक है, और उसके अंदर डिपेंड करता है कि आयनिक स्ट्रेंथ को क्या प्रेजेंट है, ठीक है। आपका Na+ प्रेजेंट है, Mg2+ प्रेजेंट है, तो उस पर आपका आयनिक ये क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है। लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जितना आयनिक स्ट्रेंथ लो होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ही लो होता है। आयनिक स्ट्रेंथ उसका लो होगा तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होता है, लो होता है। मतलब जस्ट बी कंसिडर कि हमारा जो, आपको पता है कि जो आपके फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, कहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, आपका जो डीएनए होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके पास ईच फॉस्फेट ग्रुप कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। हर फॉस्फेट ग्रुप के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एज यू नो कि हमारा डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। आपका जो फॉस्फेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, बट उसके अंदर अब क्या है, मैं ज्यादा क्या कर दूं, कैटाइनिक जो हमारे आयनिक स्ट्रेंथ है उसमें हम कैटाइंस ऐड कर दें तो वो क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब आप वो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्या कर जाता है, डिक्रीज कर देता है। इफ आप कोई नेगेटिव आप क्या करते हैं, एनायनिक कंटेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो आपका टीएम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट आपके Na+, Mg2+ कैटाइनिक कंटेंट प्रेजेंट है आपके डीएनए सोल्यूशन के अंदर, तो आपका वो क्या हो जाएगा, टीएम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। टीएम क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आयनिक स्ट्रेंथ होता है। इसके बाद आपका आता है पीएच। पीएच इज ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट द टीएम एट पीएच वैल्यू। जैसे कि आपको पता है कि पीएच वैल्यू जो होती है हमारी, वो हमारी क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू, सॉरी इसमें ना ये 10 होगा, 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 और बिलो 3, ठीक है। जब आपका क्या होता है, पीएच ग्रेटर देन 10 चला जाए या 3 से लो हो जाए, तब आपके बेस पेयर जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो डिसरप्ट हो जाते हैं। तो यही बताया है कि पीएच ऑल्सो अफेक्ट द टीएम एट पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 10। जब पीएच की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 10 हो जाए और बिलो 3 हो जाती है, तो आपके जो बेस पेयर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिसरप्ट कर जाते हैं। जैसे कि व्हेन द पीएच इज 10, ठीक है, मान के चलें कि पीएच 10 था, तो N1 जो होता है ग्वानिन का, N1 नाइट्रोजनस, जो हमारा N1 होता है नाइट्रोजन जो होता है वो हमेशा N1 जो है ग्वानिन का, वो क्या हो गया, किसके साथ जाके बाइंड कर गया, हमारा जो हमारा नाइट्रोजनस बेस जो पेंटोज शुगर होता है उसके कार्बन 1 से जाके N1, क्योंकि हम ग्वानिन की बात कर रहे हैं तो उसका वो क्या हो गया, उसके साथ अटैच हो जाता है।
तो N1 ऑफ ग्वानिन इज डीप्रोटोनेटेड। pH 10 पे जो आपका N1 जो होता है ग्वानिन का वो डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, और उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज दिस प्रोटोन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं इसके पास, प्लस आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एंड इट लूज डिस्टेबलाइज द डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, जब क्या हो जाता है, जब आपके प्रोटोन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो वो उसको क्या कर देते हैं, वो उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, क्योंकि डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं, और वो उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स जो होता है उसको वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग टेम्परेचर। आपके मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है या लो है, उस पर आपका क्या हो जाता है, पीएच हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गई, आपकी जीसी कंटेंट हो गया, इस पे आपका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है। आई थिंक इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स, and I hope if you have any doubt, please put it on the comment box, and please share and subscribe my video, and like, if you like my video, please like कर देना, ठीक है? Okay, thank you so much.